एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, और वो है ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन। इस टॉपिक के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो है ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन, ट्रांसपिरेशन के क्या टाइप्स होते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, मैकेनिज्म क्या है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की, फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को, ट्रांसपिरेशन क्या क्या सिग्निफिकेंस है, अगली प्रोसेस गट्टेशन या बिंदु स्त्राव क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन गट्टेशन एंड ट्रांसपिरेशन क्या होता है, और ब्लीडिंग क्या होता है। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, और साथ ही साथ इस टॉपिक से आने वाले जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक बहुत ही शानदार गाने से अपन तैयार करेंगे। तो उस गाने को आप जरूर सुनना और वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें, ताकि एक ही बार के अंदर ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, और वो है ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन। देखो, अपन को सिंपल सा पता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब हुआ वाष्पोत्सर्जन, इसका मतलब जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन। अब जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन कहाँ पर हो रहा है? पत्तियों के अंदर। अब ये प्रक्रिया क्यों हुई? क्योंकि प्लांट ने क्या किया, कुछ वाटर को अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए काम में ले लिया, और बचा हुआ जो एक्सेसिव वाटर था उसको क्या कर दिया, वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया। इस प्रोसेस को अपन ने क्या बोल दिया, वाष्पोत्सर्जन। ये अपने पास एक डेफिनेशन हो गई सिंपल सी, कि जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन हो गया ट्रांसपिरेशन। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसके कौन कौन से टाइप है। तो देखो, वाष्पोत्सर्जन के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। अगर वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन रंध्रों के द्वारा हो रहा है, जिसको अपन स्टोमेटा बोलते हैं, तो उस तरीके के ट्रांसपिरेशन को अपन बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और प्लांट के अंदर जो मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन होता है अबव 93 to 95%, वो किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू, जिसको अपन स्टोमेटल या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आता है उसको अपन बोलते हैं क्यूटिकुलर या उपत्वचीय ट्रांसपिरेशन, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। इसके अंदर क्या होता है कि जो लीफ होती है उसके ऊपर एक क्यूटिकल पाई जाती है। आपको पता है, पत्ती की जो ऊपरी त्वचा होती है, जिसको बाह्य त्वचा बोलते हैं, उसके ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। तो ज्यादा दबाव पड़ने के कारण क्यूटिकल टूट जाती है, और उसके बीच में जो स्पेस बनता है उसके बीच से भी कई बार क्या होता है कि जल के रूप में, वाष्प के रूप में जल निकलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और ये कितना परसेंट होता है? 3 से लेकर 10% तक। तीसरा जो आता है इसके अंदर वो आता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसका मतलब ये जो ट्रांसपिरेशन है इसके अंदर एक स्पेशल सेल पाई जाती है, उनको अपन बोलते हैं लेंटिसेल्स। और ये जो लेंटिसेल्स हैं उनसे क्या होता है, जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना होता है। ये लेंटिसेल्स कहाँ पाई जाएंगी? ये पाई जाएंगी स्टेम के ऊपर या फलों के ऊपर। आपने देखा फलों के ऊपर जैसे डॉट डॉट से बने रहते हैं, उनके अंदर भी क्या रहते हैं, सेल्स रहते हैं लेंटिसेल्स। उनसे क्या होता है, जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, सिर्फ 0.1%, मतलब 0.1% ही वाटर इनसे निकल पाता है। इस तरीके से अपन ने 3 टाइप देख लिए। पहला देख लिया अपने स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, और दूसरा अपन ने देख लिया क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और तीसरा हो गया लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन को अपन वातरंध्रीय ट्रांसपिरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब अपन बढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो अपने पास है वो है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में। 2 टॉपिक हो गए, तीसरा देखते हैं अपन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो मैंने 3 टाइप बताए आपको, इनमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो कौन सा होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के बारे में देखें तो देखो, आपको पता है कि एक जब लीफ की स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो इस लीफ की स्ट्रक्चर के अंदर अपन ड्रॉ करते हैं ऊपर की, इसके अंदर एक उपत्वचा होती है और एक नीचे होती है, एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं अपन। एपिडर्मिस के अंदर क्या रहता है, एपिडर्मिस के साथ साथ में ये कुछ स्ट्रक्चर पाई जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ये मैंने सिंपल सा एक बताया। इसमें स्टोमेटा की ये जो प्रेजेंस है
लीफ के ऊपर स्टोमेटा किस तरीके से अरेंज है, उसके बेसिस पे 3 तरीके की लीफ होती हैं, 3 तरीके की होती हैं। पहले को बोलते हैं हम हाइपो स्टोमेटिक, हाइपो स्टोमेटिक, और दूसरा होता है एम्फी स्टोमेटिक, और तीसरा जो टाइप होता है उसको अपन बोलते हैं एपी स्टोमेटिक। ये 3 टाइप हो गए, हाइपो, एम्फी और एपी। नाम से पता चल रहा है, पहला हाइपो, हाइपो का मतलब हो गया नीचे। अगर स्टोमेटा के नंबर नीचे रहेंगे ज़्यादा, अगर एक लीफ और लीफ के अंदर स्टोमेटा के नंबर नीचे की साइड में ज़्यादा है, उस लीफ को बोलते हैं हम हाइपो स्टोमेटिक। एग्जाम्पल आप बता देना इसके अंदर, एप्पल और ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज इसके अंदर आपको बता देना है, ठीक है। एम्फी स्टोमेटिक का मतलब हुआ कि ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड में बराबर स्टोमेटा प्रेजेंट है, उसको अपन बोलते हैं एम्फी स्टोमेटिक। एम्फी वर्ड आता है आपको पता चल जाएगा। और ये मोस्टली किसके अंदर होता है, मोनोकोट के अंदर। मोनोकोट के अंदर आप याद रख सकते हो यहाँ पर मेज, उसके बाद में ओट, और आप बता सकते हो ग्रासेज। इनके अंदर क्या होगा, स्टोमेटा दोनों साइड में बराबर डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, ठीक है। तीसरा जो टाइप आता है उसको अपन बोलते हैं एपी स्टोमेटिक। एपी का मतलब क्या हो गया, स्टोमेटा के नंबर क्या ज्यादा है, ऊपर की साइड। तो स्टोमेटा जब ऊपर की ओर ज्यादा होगा तो उसको अपन बोलेंगे एपी स्टोमेटिक। और ये किसके अंदर होता है, फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर। अब फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, ऊपर तैरते हैं, तो आपको याद रह जाएगा। और साथ ही साथ एक और याद रख लेना इसमें, वाटर लिली। और पानी के अंदर रहेगा तो वाटर लिली भी क्या रहेगी, ऊपर की ओर। तो आपको याद क्या रहेगा इसमें, एपिस्टोमेटिक किस में हो गया, एक तो फ्लोटिंग प्लांट्स में और एक वाटर लिली के अंदर। ये 3 टाइप हो गए। इसके अलावा 2 टाइप और होते हैं, बट वो आरबीएसए से या फिर एनसीईआरटी से थोड़े अबव लेवल के होते हैं, इसलिए अपन यहाँ पर इन 3 को ही कवर करेंगे। अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और वो आता है इंपॉर्टेंट अपने पास टॉपिक, वो है स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। ये देखो मैंने स्टोमेटा की स्ट्रक्चर ड्रॉ किए यहाँ पर। अब इसके अपन क्या देखते हैं, स्टोमेटा क्या चीज़ होती है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में देखते हैं। ये एक लीफ है, और इसके इतने से पोर्शन को जूम करने के बाद में अपने पास ये स्टोमेटा है। स्टोमा जब सिंगल होता है तो उसको, स्टोमेटा जब सिंगल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टोमा। ये आपको याद रखना है। स्टोमेटा एक प्लूरल फॉर्म है और स्टोमा क्या एक सिंगुलर फॉर्म है। अब स्टोमेटा के अंदर ये आपको जो स्पेस दिख रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। इसको बोलेंगे हम स्टोमेटल पोर। ये जो आपको सेल दिख रही हैं इनको अपन बोलते हैं गार्ड सेल। ये हो गई गार्ड सेल, द्वार कोशिका जिनको अपन बोलते हैं। इनके नंबर कितने हो गए यहाँ पर, 2। और ये गार्ड सेल होती है कौन सी शेप में होगी, किडनी शेप के अंदर। ये आपको याद रखना है। अगर डाइकोट हुआ तो, डाइकोट हुआ तो किडनी शेप होगी, और अगर मोनोकोट प्लांट की लीफ है तो ये जो शेप है वो हो जाएगी डंबल शेप। आपको ये याद रखना है इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर अपन इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में देखते चलते हैं। ये जो गार्ड सेल है ये चारों तरफ क्या होता है, एक दूसरी सेल से कवर होती है, ठीक है। ये दूसरी सेल से कवर है। ये अपन यहाँ पर मैंने इसके सामने ये दूसरी सेल ये बना दी है, कुछ सेल से ये कवर होती है, ठीक है। ये दूसरी सेल्स ये बन गई, ठीक है। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे सब्सिडियरी सेल, सब्सिडियरी सेल्स, या अपन ने बोल दिया इनको सहायक कोशिका, क्योंकि ये क्या कर रही है, सहायता, ठीक है। अब देखो अपन देखते हैं इस स्टोमेटा को। तो ये स्टोमेटा की गार्ड सेल के अंदर, गार्ड सेल्स में एक गार्ड सेल हो गई, और इस गार्ड सेल है चूंकि है तो इसके अंदर ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल होगा तो ये इसका क्या हो गया, वैक्यूल। साथ ही साथ सेल है तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। साथ ही साथ इसके अंदर क्या रहेगा, ये रहा इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने ये बना दिया, इसके अंदर ये बना दिया थाइलेकोइड। आपको ये याद रखना, ये हो गया इसका थाइलेकोइड। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। पहली बात तो इसके अंदर क्या रहते हैं कि थाइलेकोइड के नंबर कम रहते हैं। थाइलेकोइड के नंबर कम रहेंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन कम होगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन वो कि लाइट की प्रेजेंस में क्या बन रहा हो, एटीपी बन रहा हो।
अब बेचारे के पास, इस सेल के पास एटीपी नहीं बनेगी, ये प्लांट सेल है, तो एनर्जी के लिए इसको कहाँ पर डिपेंड रहना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। तो याद रखना गार्ड सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर है वो थाइलेकोइड या फिर क्लोरोप्लास्ट के कंपैरिजन में क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर क्या रहेगा, स्ट्रोमा जो होता है, इसके अंदर रूबिस्को जो होता है ना, रूबिस्को वो क्या रहेगा, अब्सेंट। इसके अंदर रूबिस्को क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। ये बात हो गई इससे रिलेटेड। अब इसकी जो ये मेम्ब्रेन है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि ये जो गार्ड सेल है इसके अंदर मेम्ब्रेन दो टाइप की होगी, एक तो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन हो गई और एक हो गई इसके अंदर बाहर वाली। ये तो अंदर वाली होगी और ये जो मेम्ब्रेन हो गई वो क्या होगी, इसकी बाहर वाली होगी। ये जो वॉल बोल सकते हैं अपन इसको। अंदर वाली जो इसकी वॉल होती है उस वॉल के अंदर देखो अपन इस वॉल को बोलते हैं वेंट्रल, और ये कौन सी वॉल हो गई, ये हो गई इसकी डोर्सल। इतना सा याद हुआ, ये वेंट्रल हो गया, डोर्सल हो गया। ये कॉन्वेक्स होती है और ये क्या होगी, कॉनकेव होगी। ये आपको याद रखना सिंपल सा। वेंट्रल जो सरफेस होती है उसके ऊपर जो सेल्यूलोज का डिपोजिशन है, देखो सेल्यूलोज की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है माइक्रोफाइब्रिल, और माइक्रोफाइब्रिल का जो अरेंजमेंट है इसके अंदर बहुत ज्यादा रहता है, मतलब क्रॉस ब्रिज बन जाते हैं इस तरीके से। ये क्रॉस ब्रिज बन जाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा इसकी जो सेल्स का वो क्या रहेगा, थोड़ा सा पैक रहेगा, थोड़ा सा रिजिड रहेगा, थोड़ा सा कठोर रहेगा, हार्ड रहेगा। और ये वाला जो पोर्शन रहेगा थोड़ा सा लूज रहेगा। तो ये वाला जो सेल्स रहेंगी वो लूज रहेंगी, ये वाली सेल्स हैं ये थोड़ी सी क्या रहेंगी, टाइट रहेंगी। तो जब ये ओपन होता है तो इस वाली सेल के अंदर एक्सपेंशन कम होगा और यहाँ वाली सेल्स के अंदर एक्सपेंशन ज्यादा होगा, इसलिए अपने पास ये स्ट्रक्चर इसके अंदर आएगी। साथ ही आपको इसके अंदर ये देखना है कि जो सब्सिडियरी सेल्स हैं वो सब्सिडियरी सेल्स इस गार्ड सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जुड़ी रहती हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आपको पता है साइटोप्लाज्मिक जो कनेक्शन होता है वो उसके थ्रू इसमें जुड़ी रहेंगी। बट ये जो सब्सिडियरी सेल है वो एक तरीके से इसकी एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन है। एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं लीफ के अंदर उसका मॉडिफिकेशन है, बट इसके अंदर क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि सब्सिडियरी सेल्स के अंदर क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, इसलिए इसको किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, गार्ड सेल के ऊपर। तो जो ये वाटर का मूवमेंट है इसके अंदर ये सब्सिडियरी सेल का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये बात हो गई किससे रिलेटेड, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब अपन बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर और वो अपने पास मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से देखना। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्या मैकेनिज्म है कि किस तरीके से स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं। स्टोमेटा ओपन क्लोज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनसे वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलना होता है। तो इस कंडीशन के अंदर इनको ओपन कराना, क्लोज कराना है। तो ये ओपन और क्लोज क्यों होंगे, इससे रिलेटेड तीन तरीके की अपने पास हाइपोथेसिस है। पहले को बोलते हैं हम स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। पहला जो है उसको बोलते हैं हम स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। आपको ये याद रखना है, पहली है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। दूसरा जो है इसके अंदर वो है स्टीवर्ड हाइपोथेसिस, और तीसरा है एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्टेशन हाइपोथेसिस। इन तीनों हाइपोथेसिस को बताने से पहले मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको इन तीन पॉइंट्स के बारे में पता है। नहीं पता है तो इन तीन पॉइंट के बेसिस पे ये सारा का सारा माजरा चलेगा। सबसे पहली बात तो वाटर का जो मूवमेंट है आपको ये याद रखना हमेशा, वाटर का जो मूवमेंट है वो हमेशा लो डीपीडी से हाई डीपीडी की ओर होगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, वाटर हमेशा लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होगा। इसको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बोलते हैं। हम जब वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तब इसको मैं और क्लियर करवा दूंगा। अभी आपको इतना याद रखना कि वाटर का जो मूवमेंट रहता है लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होगा। दूसरा, वाटर का मूवमेंट जो होता है वो हाई वाटर पोटेंशियल से
लो वाटर पोटेंशियल की ओर होगा। ठीक है। तीसरी बात, वाटर का जो मूवमेंट है वो हमेशा लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है। ये आपको 3 पॉइंट इसके अंदर याद रखने हैं। वाटर का मूवमेंट हो गया लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, और लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये किस किस तरीके से इनका रोल है वो अपन देखते चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम चलते हैं स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस की तरफ, और ये हाइपोथेसिस दी थी जे.डी. सायरे ने। आपको ये याद रखना, जे.डी. सायरे ने दी थी 1923 के अंदर। 1923 के अंदर इसको दिया था। उन्होंने क्या बताया कि ड्यूरिंग डे जो होता है CO2 की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कम रहेगी। CO2 की कंसंट्रेशन कम रहेगी तो pH क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। pH जब ज़्यादा रहेगी उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज जो स्टार्च है, स्टार्च वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट के अंदर। आपको याद रखना कि स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट के अंदर। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, फॉस्फोराइलेज की प्रेजेंस में। ये आपको इसमें याद रख लेना कि फॉस्फोराइलेज की प्रेजेंस में स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट में। इसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। कौन सी सेल्स के अंदर, गार्ड सेल के अंदर, क्योंकि गार्ड सेल में चल रहा है इसलिए गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो वाटर का जो मूवमेंट है वो सब्सिडियरी सेल टू गार्ड सेल हो जाएगा, क्योंकि सब्सिडियरी सेल में लो ऑस्मोटिक प्रेशर है, गार्ड में हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसलिए क्या हो जाएंगी, ये जो गार्ड सेल है वो टर्जिड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, टर्जिड या स्फीत हो जाएंगी, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। इतनी सी बात उन्होंने बता दी। उसके बाद में उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग जो नाइट है जस्ट इसकी अपोजिट प्रोसेस होती है। उस कंडीशन के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, pH कम हो जाएगा, वापस से स्टार्च बन जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। अब अपन चलते हैं दूसरी जो हाइपोथेसिस है उसकी तरफ, और उसका नाम है स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। स्टीवर्ड हाइपोथेसिस क्या बताती है, देखो उन्होंने भी यही बात बताई, ये वाली बात को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, और ये बात बताई कि ड्यूरिंग डे CO2 की कंसंट्रेशन कम रहेगी, CO2 कंसंट्रेशन कम रहेगी, pH जो है वो हाई रहेगी, pH हाई रहेगी, स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट में, और ये ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट है वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और ये बात बताई कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज फर्स्ट फॉस्फेट के कंपैरिजन में ज़्यादा घुलनशील है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा इसके कंपैरिजन में। मतलब थोड़ा सा इस बात को और एक्सटेंड कर दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर जब और बढ़ेगा तो क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ये बात बता दी किसने, स्टीवर्ड ने। अब अपन चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर वो है तीसरी हाइपोथेसिस, और उसको अपन बोलते हैं पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट हाइपोथेसिस। उसको एक बार देखते हैं। अब हम बढ़ेंगे तीसरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म के पास, और वो है एक्टिव K+ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। एक्टिव K+ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग से संबंधित है, उसको दिया था इमामुरा और फ्यूजिनो ने। इमामुरा फ्यूजिनो ने दिया था 1959 के अंदर, 1959 के अंदर। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और वो किया लेविट ने 1972 के अंदर। तो मॉडिफिकेशन के बारे में आए तो आपको लेविट का ऑप्शन क्लिक करना है, और अगर उसके हाइपोथेसिस किसने दी थी तो बात करना आपको इमामुरा फ्यूजिनो ने, और जो वर्तमान में एक्सेप्टेबल है वो है लेविट का। अब यहाँ पर मैंने बना रखा है एक स्टोमा, और स्टोमा की एक जो गार्ड सेल है यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रखा है। अब स्टोमेटा किस तरीके से ओपन होते हैं और किस तरीके से एक्टिव पोटेशियम का रोल होता है उसको हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ जब इसको थोड़ा सा बताने के बाद में जब मैं आपको एक गाना बताऊंगा तो आपको ये पूरी तरीके से याद हो जाएगा। अब देखो स्टोमेटा की ओपनिंग से रिलेटेड दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है ड्यूरिंग डे, और दूसरी कंडीशन है ड्यूरिंग नाइट।
और इतना तो आपको भी पता होगा कि ड्यूरिंग डे स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ड्यूरिंग डे स्टोमेटा ओपन होते हैं और ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज, बशर्ते वो प्लांट क्रैसुलेंट एसिड मेटाबॉलिज्म रिप्रेजेंट नहीं करता हो। जो सुकुलेंट प्लांट होते हैं, मरुद्भिद पौधे होते हैं, उनके अंदर स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं और दिन में क्लोज होते हैं। अपन यहाँ पर बात करें हैं नॉर्मल प्लांट की, ड्यूरिंग डे कंडीशन स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब ये कैसे ओपन होते हैं उसको अपन देखते चलते हैं। देखो आपको पता है ड्यूरिंग डे क्या होगा, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होगा, इस सेल के अंदर भी क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट है, तो ऑब्वियसली इसमें भी क्या रहेगा, फोटोसिंथेसिस रहेगा। ये मैं साथ साथ आपको इधर एक वैक्यूल बना देता हूँ। अब ये जो कंडीशन चल रही है फोटोसिंथेसिस की, इस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल हम देखते हैं कि CO2 H2O मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और साथ साथ में क्या बनता है, वाटर। अब ये ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सनलाइट तो होता ही है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ग्लूकोज कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, स्टार्च के अंदर। स्टार्च स्टोर्ड फूड है, ये स्टार्च है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट किसके अंदर हो जाता है, ये मेलेट, मेलिक एसिड में। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये जो पास में सेल्स रहती हैं, इन सेल्स को अपन पहले भी बोल चुके हैं, क्या बोलते हैं इनको, सब्सिडियरी, ये सेल होगी सब्सिडियरी सेल, ये साइकोसिका हो गई। तो यहाँ से क्या होंगे, दो हाइड्रोजन मूव कर जाएंगे, जो हाइड्रोजन है वो मूव कर जाते हैं इधर, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे CO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है, ये जो एरिया है जो द्वार कोशिका का, उसके अंदर क्या होगा, pH क्या हो जाएगी, pH, CO2 जब डिक्रीज होगी तो pH क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ये जो पूरी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। अब होता क्या है, जब भी ये बेसिक कंडीशन हो जाएगी तो यहां से क्या होता है, पोटेशियम का मूवमेंट होता है। आपको ये याद रखना है, यहां पर क्या होगा, पोटेशियम का मूवमेंट होगा। और ये जो पोटेशियम है ये कहाँ से आ जाएगा, इस सब्सिडियरी सेल से इसके अंदर आ जाएगा। ये पोटेशियम जब अंदर आ जाएगा तो ये मेलेट भी चला गया किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। मेलेट किसके अंदर चला जाएगा, वैक्यूल के अंदर। और ये जो पोटेशियम है वो भी चला जाएगा वैक्यूल के अंदर, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, पोटेशियम मेलेट। आपको ये याद रखना है, पोटेशियम मेलेट जब बन गया, अब चूंकि पोटेशियम अंदर आ गए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा आ गया, इसलिए इस सेल के अंदर जो पॉजिटिविटी है या पोटेंशियल उसको मेंटेन करने के लिए कुछ अंदर क्लोराइड भी आते हैं, ये आपको याद रखना है। बट अपना मेन टारगेट किस पे ध्यान देना आपको, पोटेशियम की ओर। हाइड्रोजन बाहर जा रहे हैं, पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। अब पोटेशियम जब अंदर आ गए और पोटेशियम मेलेट बन गया तो उस कंडीशन के अंदर वैक्यूल के अंदर OP क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वाटर क्या होगा, कंटिन्यूसली फिर सब्सिडियरी सेल से अंदर आता रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वाटर का मूवमेंट लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर है ये, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, तो कंटिन्यूसली जाएगा और ये सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड। इसके जस्ट अपोजिट रहेगी प्रोसेस नाइट के अंदर। अब देखते हैं इसको उस गाने से, गाना देखो, शाहरुख खान की मूवी का ये गाना है, यस बॉस, ये मूवी का नाम है। आप इस गाने को भी सुन भी सकते हो। मैं थोड़ा सा आपके सामने उस गाने को गाता हूँ, फिर आपके सामने उस गाने के जो बोल हैं वो लिखूंगा, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखना, एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमी, मैंने सोचा न था। अब देखो इसको कैसे बताया मैंने, देखना इधर, पहले ये कंडीशन लिख लेते हैं अपन ड्यूरिंग डे की, थोड़ा सा पोर्शन कवर होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। ड्यूरिंग डे में देखो, एक दिन आप
हमको यूं मिल जाएंगे, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। अब इसको पकड़ते हैं, एक एक पॉइंट को देखना इसको। देखो सबसे पहले आया, ये आ गया देखो पोटेशियम। दिन का मतलब ड्यूरिंग डे की बात हो रही है, और दिन के अंदर आ रहा देखो आयन से आपको क्या रखना है याद, इनसाइड। हो गया। तो जब स्टोमेटा ओपनिंग होता है तो पोटेशियम क्या आएगा, अंदर की ओर आएगा। आपको हम बोलते हैं यू इंग्लिश में, और ये आ गया यू। तो अपन इन दो यू को जब जोड़ते हैं तो अपने पास बनता है डब्लू का मतलब इस सेल का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम मेलेट बन गया। वाटर पोटेंशियल जब कम हो जाएगा तो इस सेल से हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल मूव कर जाएगा। इतना याद हुआ। अब देखो नेक्स्ट, मिल जाना का मतलब जुड़ जाना। मिलेगा कौन, ये पोटेशियम किससे मिल जाएगा, मेलेट से। मिल से एम आ रहा है तो आपको याद रखना है ये मेलेट। ठीक है, तो बन गया क्या, पोटेशियम मेलेट। पोटेशियम मेलेट बन गया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर देखना फूल ही फूल, आपको इसको याद रखना। फूल का मतलब भर गया का मतलब इसके अंदर पानी आ गया, खूब सारा पानी आ गया, तो ये क्या रहेगा, ओपन हो जाएगा। इसका मतलब सेल टर्जिड हो गई तो ये ओपन हो जाएगा। राहों में देखो HO आ रहा है, तो H आयन क्या होंगे, आउटसाइड, मतलब बाहर की ओर जाएंगे। खिल जाएगा मतलब ये ओपन हो गया। तो इस तरीके से समझ में आया कि प्रोसेस कैसे हुई। CO2 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, pH इंक्रीज हुआ, मेलेट बना, H आयन बाहर गए, पोटेशियम अंदर आया, पोटेशियम मेलेट बना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ, वाटर बाहर से अंदर की ओर आया, और स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन हो गए। ये बात ड्यूरिंग डे की हो गई। अब ड्यूरिंग नाइट की बात करते हैं। सिंपल सा है, देखो इससे जस्ट ऑपोजिट करते चलना। ड्यूरिंग नाइट फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ साथ में। ड्यूरिंग नाइट क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगा तो CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ड्यूरिंग नाइट क्या हो जाएगी, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। CO2 कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगी तो pH क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। pH डाउन का मतलब ये सारा मीडियम क्या बन गया, एसिडिक बन गया। आपको पता है एसिडिक मीडियम होते ही प्लांट के पास एक स्ट्रेस हार्मोन वो एक्टिवेट हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड बन गया। एब्सिसिक एसिड ने बोला कि भाई ये जो मेलेट है ये वापस से बाहर आ जाओ, क्योंकि स्टार से मेलेट बनेगा नहीं, क्योंकि ग्लूकोज ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो वापस से क्या होगा, ये मेलेट है वो इधर की ओर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो पोटेशियम मेलेट था वो बनेगा नहीं, और मेलेट आ गया इधर, तो ये प्रोसेस जस्ट उल्टी चल गई यहाँ से। ठीक है, इस तरफ, इस तरीके से समझे आप मेरी बात। तो ये पोटेशियम था, फिर क्या हो गया, बाहर की ओर चला गया। पोटेशियम बाहर चला गया तो क्या होगा, H आयन क्या आ जाएंगे, अंदर की ओर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो पहले ज्यादा था, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो वाटर का मूवमेंट वापस से क्या होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वाटर का मूवमेंट लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, या लो DPD टू हाई DPD, क्योंकि ये DPD यहाँ पर ज्यादा हो गया। इस तरीके से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, नाइट के अंदर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो क्लोराइड का मूवमेंट है वो भी क्या होगा, बाहर की ओर होने लगेगा। इस तरीके से अपन ने ड्यूरिंग नाइट की कंडीशन देखी। अब अपन चलते हैं अगले टॉपिक की ओर कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को। देखो आप सभी को पता है ट्रांसपिरेशन को दो तरीके के फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्सटर्नल और एक को बोलते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल इफेक्ट के अंदर अपन बात करते हैं लाइट की, टेम्परेचर की, विंड की, इन तीन की इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं। लाइट जब ज़्यादा होती है
तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, पता है, वाटर वेपर ज़्यादा बनेगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर ज़्यादा बनेगा। विंड, गर्म हवा चलती है तो वाटर वेपर ज़्यादा बनेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक्सटर्नल है। इंटरनल में हम क्या बता सकते हैं? इंटरनल में हम बता सकते हैं एक तो शूट एंड रूट रेशियो जो है, शूट एंड जो रूट का रेशियो है उसके बारे में बता सकते हैं। अगर रूट ज़्यादा अंदर रहेंगी और शूट छोटा सा रहेगा तो ज़्यादा पानी निकलेगा। लीफ का जो ओरिएंटेशन है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब अपन ने लीफ के टाइप पढ़े थे। अगर स्टोमेटा के नंबर ऊपर ज़्यादा होंगे नीचे कम होंगे तो वाटर ज़्यादा निकलेगा, नीचे ज़्यादा होंगे ऊपर कम होगा तो वाटर कम निकलेगा। ये अपन ने 2-3 टाइप देखे थे पहले। ये लीफ ओरिएंटेशन हो गया। तीसरा, इसके अंदर अपन बता सकते हैं कि जो इंटरनल फैक्टर के अंदर है वो है लीफ की स्ट्रक्चर। लीफ की स्ट्रक्चर कैसी है? अगर स्टोमेटा अंदर धंसे हुए हैं, जैसे जो जीरोफाइटिक प्लांट उनमें होते हैं, तो वाटर लॉस कम होगा, ठीक है। और स्टोमेटा ऊपर रहेंगे तो वाटर लॉस ज़्यादा रहेगा। इस एक्सटर्नल में एक और इंक्लूड कर सकते हैं हम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो कितना वाटर अवेलेबल है उतना ही ट्रांसपिरेशन होगा। सिंपल से पॉइंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है इसके अंदर बिंदु स्त्राव या गटेशन जो इसको बोलते हैं अपन। वो क्या होता है? देखो, ये वाली प्रोसेस ट्रांसपिरेशन से थोड़ी अलग है। आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लीफ के ऊपर बूंद बूंद के रूप में जल रहता है। तो जो डॉट डॉट जो वाटर रहता है उसके अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? गटेशन। अब ये बिंदु स्त्राव क्यों होता है, उसका रीजन क्या होता है, वो आप एक इमेज से साथ साथ में इसको समझते चलना। ये जो टर्म है बिंदु स्त्राव की, उसको दिया था बर्गस्टीन ने। आपको ये याद रखना है, बर्गस्टीन ने दिया था। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स रहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर, उसमें हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आता है रूट प्रेशर। आपको इसको याद रखना है इसके अंदर, रूट प्रेशर। और इसमें आपको याद रखना कि रूट प्रेशर एक पॉजिटिव फैक्टर है। पॉजिटिव फैक्टर है रूट प्रेशर। देखो, कम डिस्टेंस के ऊपर अगर वाटर को ट्रांसपोर्ट करना रहता है तो प्लांट के अंदर एक पॉजिटिव फोर्स डेवलप होता है, उसको अपन बोलते हैं रूट प्रेशर। और पॉजिटिव फोर्स किसके अंदर रहेगा? इस गटेशन की प्रोसेस के अंदर, कि जो डॉट डॉट फॉर्म के अंदर जो वाटर कलेक्ट हो रहा है उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? वो गटेशन करेगा। ये लीफ मार्जिन के ऊपर रहेंगे, ये जो बूंद के रूप में पानी है वो। और इससे और ट्रांसपिरेशन के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा? उसमें वाटर वेपर के रूप में निकलता है बाहर, और इसके अंदर क्या रहेंगे? आयंस भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसमें साथ साथ मिनरल्स भी रहेंगे, तो इसका मतलब प्योर वाटर नहीं रहता है। ये गटेशन के अंदर डिफरेंस रहा। अब ये जो इमेज है उसके बारे में देखते हैं। देखो, लीफ के ऊपर की स्ट्रक्चर जो रहती है वहां पर कुछ सेल्स डेड रहते हैं, उनके जस्ट नीचे की कुछ सेल्स रहती हैं जो फुली हुई जो स्ट्रक्चर है उसको अपन रंध्र द्वार बोलते हैं या रंध्र गुहा के नाम से उसको जानते हैं। उनके नीचे कुछ सेल्स का जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो पाई जाती हैं, उनको अपन बोलते हैं एपिथेम। एपिथेम याद रखना, एपिथेम जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं किसके साथ? जो वाहिका और वाहिनिका रहती है जाइलम की, उनके साथ कनेक्टेड रहती है। तो जब भी रूट प्रेशर क्रिएट होगा तो वाहिका और वाहिनिकाओं से ये जो पानी है वो इंट्रासेलुलर जो स्पेस दिख रहा है वहां पर क्या होता रहेगा? कलेक्ट होगा। और वहां पर कलेक्ट होने के बाद में वो एक स्पेशल जो स्ट्रक्चर है जिसको अपन हाइड्रोथोड बोलते हैं, ऊपर और जिसको रंध्र गुहा बोलते हैं, उससे क्या होगा? फिर बाहर निकल जाएगा। इस कंडीशन में हम देखते हैं कि आखिरकार इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस रहा? डिफरेंस बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के अंदर वाटर वेपर के रूप में निकलता है, जबकि गटेशन के अंदर क्या होता है? आयनिक और मिनरल्स भी साथ साथ रहते हैं, मतलब थोड़ा इम्प्योर वाटर रहता है। ट्रांसपिरेशन के अंदर क्या होता है? ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू वाटर ऊपर की ओर मूव करता है, जबकि यहाँ पर कौन सा प्रेशर काम में आएगा? गटेशन के अंदर वो आएगा रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है वो क्या होती है? स्टोमेटा के थ्रू या कुछ और जो पार्ट हैं उनके थ्रू, और जबकि ये जो गटेशन प्रोसेस है ये स्पेशल सेल्स के थ्रू होगी जिनको अपन हाइड्रोथोड्स के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस रहा। अब अपन देखते हैं इसका लास्ट टॉपिक, वो है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब जैसे किसी भी पौधे के पार्ट को चोट लग गई तो वहां पर कुछ रस निकलता है बाहर, उसको अपन ब्लीडिंग के रूप में बोल सकते हैं। जैसे रबड़ निकलता है, लेटेक्स निकलता है, आँख को पार्ट को जब तोड़ते हैं तो दूध निकलता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको? ब्लीडिंग को। वो भी क्यों निकलता है? कि रूट की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, रूट प्रेशर जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से वो बाहर निकलेगा।
तो इस तरीके से अपन ने सिंपल वे के अंदर इन टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि और जो बच्चे हैं इससे लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।